नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मोदी जी कल गए बिहार और दिन भर भाषण देते रहे अलग अलग जगह पर। जुमलों की बरसात हुई है कल बिहार में, लेकिन एक जुमला ऐसा था जो थोड़ी ही देर में ठंडा पड़ गया। मोदी जी के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। मोदी जी लालटेन को लेकर, लालटेन आप जानते हैं कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह है, तो मोदी जी लालटेन को लेकर एक जुमला दे रहे थे। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? तो लाइट है, मोबाइल की लाइट है, तो लालटेन की क्या जरूरत है, ये कहानी सुना रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हुआ क्या कि मंच पर लाइट चली गई। मंच पर लाइट चली गई और लालटेन की जरूरत पड़ गई। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। अब मोदी जी बेचारे घबराए, उनके साथ के लोग घबराए, यहां वहां किए, लेकिन लाइट तो रोज कटती है महाराज। बिहार में कौन सी ऐसी जगह है जहां रोज 8 घंटे लाइट नहीं कटती है। अभी चुनाव चल रहा है तो हो सकता है थोड़ा लाइट आ रही हो, लेकिन लाइट होगी तब तो आएगी। जितनी लाइट होगी उतनी ही तो आएगी। कर्जे में जिस तरह से डुबा दिया गया है बिहार को, लाइट वैसे ही नहीं आती है। और मोदी जी स्टाइल मार रहे हैं कि लाइट है तो लालटेन क्या करोगे। अरे मोबाइल के टार्च के रोशनी में पढ़ाई कर सकता है कोई? मोबाइल के टार्च की रोशनी में खेत की रखवाली कर सकता है कोई? लालटेन की ही जरूरत पड़ेगी महाराज। और कोई पलट के आपसे पूछ दे कि जब बंदूक बम है तो फिर तीर की क्या जरूरत है। आपके साथी जो है नीतीश कुमार, उनका चुनाव चिन्ह है तीर। तो कोई कह दे जब बिहार में बंदूक बम कट्टा गली गली में है तो फिर यह तीर की क्या जरूरत है। या कोई कह दे कि जब बिहार की सड़कों पर पहले से ही इतना कीचड़ है कि बारिश होती है चलना मुश्किल हो जाता है, तो कोई कमल खिलाने के लिए और कीचड़ क्यों पैदा करे। अगर ऐसे ही चुनाव चिन्हों पर बात होने लगे फिर तो होती रहेगी, लेकिन मोदी जी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए जुमलों की बरसात लगातार करते रहते हैं। और सुन लीजिए, मोदी जी कह रहे थे कि सुराज वहां पर बन गया है, सुशासन वहां पर बन गया है, और मोदी जी की रैली के बीच में से महिलाओं के गहने चोरी हो गए। मोदी जी जनसभा कर रहे थे, महिलाएं बेचारी आई थी, कुछ को ले आया गया होगा, और पता यह चला कि ऐसा सुशासन स्थापित हुआ है कि मोदी जी के सामने सामने चोरी हो गई गहने की। मोदी जी की सभा में से गहने की चोरी हो गई, और जो सुशासन की बात कर रहे थे वो पूरी तरह से खुल के सामने आ गई। फिर मंत्री जी गठबंधन को लठबंधन कह रहे हैं। देखिए, बिहार में वैसे भी लाठी बहुत जरूरी है। जहां भी खेती होती है, जो लोग भैंस चराने जाते हैं, गाय चराने जाते हैं, खेतों में जाते हैं, कंधे पर लाठी लेकर जाते हैं, और लाठियों का बंधन हो जाए तो समझ लीजिए कि मजा आ जाता है। कोई चोर गांव में घुस नहीं पाएगा अगर गांव की सब लाठी एक साथ खड़ी हो जाए तो लठबंधन तो ठीक ठाक बात है, लेकिन मोदी जी का जो एनडीए है उसके लिए भी एक शब्द उपयोग किया जाता है, उसको ठगबंधन कहा जाता है। तो ये ठगबंधन बड़ा खतरनाक है। और मोदी जी कह रहे हैं वहां पर खींचातान चल रही है, तो आपके यहां क्या चल रही है? आपके यहां चिराग पासवान और नीतीश कुमार में क्या चल रहा है? चिराग पासवान की सीट पर मांझी ने अपने उम्मीदवार कैसे खड़ा कर दिए, जेडीयू ने अपने उम्मीदवार कैसे खड़ा कर दिए। उपेंद्र कुशवाहा क्यों कह रहे थे नथिंग इज वेल, कुछ भी यहां पर अच्छा नहीं है। आपके यहां मामूली खींचतान चल रहा है, रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखिए कितने लोग यहां से कूद के वहां जाते हैं और वहां से कूद के यहां आते हैं। असल मुद्दा यह है कि 20 साल में बिहार में किया क्या गया है वो बताने के लिए मोदी जी के पास कुछ नहीं है। लालू जी के शासन को याद करेंगे और पीछे चले जाएंगे। कल तो श्री बाबू का भी नाम ले लिए, जैसे कि श्री बाबू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों। अरे भाई, श्री बाबू का अभी 4 दिन पहले जन्मदिन था, एक बधाई नहीं निकली भाजपा वालों से, एक जन्मदिन पर पोस्ट नहीं लगा पाए।
श्री बाबू आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों में से थे। श्री बाबू कांग्रेस के बड़े नेता थे, गांधी के चेला थे, और श्री बाबू कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने थे। उनका भी नाम लूटने की कोशिश। मतलब ये वही है कि अपने बाप दादा का नाम कोई ना जानता हो तो अलनवा से रिश्ता जोड़ लो, फलनवा से रिश्ता जोड़ लो, लेकिन अपने बाप दादा का नाम लेने की गलती मत करो, क्योंकि अपने बाप दादा का नाम लिया तो जनता लठ मार मार के भगा देगी। खैर, खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, और भ्रष्टाचार का ज्यों ही उन्होंने आरोप लगाया, आरजेडी ने ABCD करके एक लिस्ट दे दी है, स्क्रीन पर देख लीजिए। बताया ए से एडवांसमेंट घोटाला 500 करोड़ रुपए का, बी से बुडको घोटाला 1300 करोड़ रुपए का, सी से छात्रवृत्ति घोटाला 250 करोड़ रुपए का, डी से धान घोटाला 3400 करोड़ रुपए का, ई से EMCDC बिल घोटाला 22,575 करोड़ रुपए का, एफ से फ्लड रिलीफ जो बाढ़ राहत होता है उसमें घोटाला 100 करोड़ रुपए का। और यहां पर मैं याद दिला दूं कि बिहार सरकार से CAG ने अभी सवाल पूछा था जिसमें बड़े घोटाले का मामला सामने आया था, लेकिन देश भर की मीडिया खामोश रही। हमने उस पर एक वीडियो किया था, लेकिन बाकी मीडिया खामोश रही। तो घोटाले की बात, 20 साल पुराने घोटाले की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन अपने सरकार में जो घोटाला हो रहा है उसकी बात नहीं करते हैं। दरअसल कल मैंने मोदी जी के कई भाषण सुनने की कोशिश की। आप जानते हैं मोदी जी के भाषण सुनना आसान काम नहीं है, बहुत हिम्मत करके आप वो भाषण सुन सकते हैं, वरना 5 मिनट में लगता है टीवी बंद करो। अब मोदी जी के चेहरे पर वो वाली चमक नहीं दिख रही है। मोदी जी के चेहरे पर जो एक जमाने में चमक हुआ करती थी वो नहीं दिख रही है। साफ दिखाई देता है कि जबरदस्ती बोल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और उसके बावजूद उस तरह का असर नहीं पड़ रहा है जिस तरह का असर ये लोग सोचते हैं कि पड़ेगा। जब वो जंगल राज की बात करते हैं तो जनता के सामने पिछले 5 साल में और उसके पहले के 15 साल में नीतीश राज के दौरान हुई घटनाएं सामने आ जाती हैं, और कैसे उन घटनाओं के हीरोज को या विलेंस को, जो अपराधी थे उन घटनाओं के, उनको कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है वो भी सामने दिखाई देता है। मैं एक उदाहरण आपके सामने लेकर आता हूं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, आप सब लोगों को पता होगा। 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक सरकारी शेल्टर होम में 34 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक यौन शोषण, रेप, मारपीट और तमाम तरह के भयानक शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आया था। यह अपराध कई दिनों से चल रहा था, दिनों से नहीं कई सालों से चल रहा था, और इसका खुलासा जो हुआ था वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट में हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। पूरे देश में यह सवाल उठा था कि जो बालिका गृह बनते हैं वो बच्चियों की सुरक्षा, उनके लालन पालन, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बनते हैं, उनको कैसे एक, मैं क्या कहूं, शब्द भी ऐसा है कि लेने का मन नहीं करता, एक ऐसे अड्डे में तब्दील कर दिया गया जहां से लड़कियां लोगों को सप्लाई की जाती थी, और जो लड़कियां मना करती थीं उनके साथ हर तरह का अत्याचार होता था। इसमें लड़कियों ने बयान दिया कि नशा देकर उनके साथ बुरा काम होता था, और अगर वो विरोध करती थी उनको मारा पीटा जाता था, और कई बार तो अंदर ही बड़े अधिकारियों और बाहरी लोगों को बुलाकर उनका शोषण करवाया जाता था। जांच जब हुई तो सामने आया कि होम की जो हाउस मदर थी, महिला, जो काउंसलर और बाल संरक्षण अधिकारी भी इस संगठित गैंग में शामिल थे, और इन सबका जो पिन हुआ कि इसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है, वो हुई मंजू वर्मा, जो JDU से जुड़ी हुई थी। मंजू वर्मा का नाम उन लोगों को याद होगा जिन्होंने बालिका संरक्षण गृह घोटाला सुना है। अब कहानी सुनिए। मंजू वर्मा के बेटे पर नीतीश जी की मेहरबानी यह है कि बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा से मंजू वर्मा को जो बेटे हैं अभिषेक, उनको टिकट दिया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पति पत्नी जिस घोटाले के लिए, और घोटाला यह नहीं था, जिस अपराध के लिए जिम्मेदार थे, पति पत्नी जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने दर्जनों महिलाओं के साथ, दर्जनों लड़कियों के साथ इस तरह का काम होने ही नहीं दिया है, बल्कि इस तरह का काम होने में सहयोग किया है, उनके बेटे मिले चुनाव लड़वाने के लिए नीतीश कुमार को। और यह बात करेंगे जंगल राज की, और यह बात करेंगे परिवारवाद की भी। मोदी जी परिवारवाद करते रहते हैं,
लेकिन मोदी जी के साथ जो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं चिराग पासवान, उन्होंने कितने परिवारवाद से टिकट दिए हैं, मांझी ने कितने परिवारवाद से टिकट दिए हैं, जेडीयू के अंदर कितने परिवारवाद से टिकट दिए गए हैं, और किस किस तरह का परिवारवाद है वो सोचिएगा। सम्राट चौधरी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो बिहार के बाहर होंगे, बिहार के अंदर तो सब जानते हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी के बाप कौन थे? कांग्रेस के नेता थे, और उन्होंने कहा था कि मोदी यहां आए तो जिंदा उनको जमीन में गाड़ दूंगा। तो कांग्रेस नेता के बेटे सम्राट चौधरी आपके डिप्टी सीएम हैं, और आप बात कर रहे हैं परिवारवाद की। ग्वालियर के सिंधिया से लेकर गिनाना शुरू कर दिया जाए तो कितने परिवारवादी आपके यहां हैं वो कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन आपको आरजेडी का परिवारवाद दिखाई देगा, कांग्रेस का परिवारवाद दिखाई देगा, अपने नेताओं का परिवारवाद दिखाई नहीं देगा। जरा बता दीजिए कि चिराग पासवान अगर रामविलास पासवान जी के बेटे नहीं होते तो क्या नेता बनते? कितने नाम ऐसे गिना दो? गिनाते चला जाऊंगा तो शाम हो जाएगी अगर भाजपा के अंदर के परिवारवाद को गिनाता चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी को उस पर भाषण देना है और बात करनी है जंगल राज की। लेकिन इस पर सवाल नहीं पूछना है कि मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृहकांड था, शेल्टर हाउस था, वहां पर जो भयानक घटना हुई थी, उसके जो अपराधी थे उनके बेटे को टिकट कैसे और क्यों दे दिया गया? क्या उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू को कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जो बेदाग हो? अभी मैं अनंत सिंह और आनंद मोहन सिंह के बेटे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो दुनिया जानती है, और वो परिवारवाद नहीं है। आनंद मोहन सिंह के बेटे को टिकट देना परिवारवाद नहीं है। अनंत सिंह को टिकट देना गुंडाराज की बात करना नहीं है। क्या मोदी जी कभी तो अपने किए हुए कुछ काम गिना दीजिए कि बिहार में आपने कौन से काम किए हैं? कब तक 20 साल पुराना शासन गिनवाते रहेंगे? और देखिए, चिराग पासवान जी की बात चली है तो और देखिए, कल भी मैंने इस पर बात की थी। चिराग पासवान जी कहते हैं कि 2005 में मेरे पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था और आज भी नहीं है। तो आरजेडी नहीं तैयार हुआ तो आपके पिताजी, पहले आपके पिताजी और फिर आप भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए, जहां से एक मुस्लिम एमएलए को भी टिकट नहीं दिया जाता है। मतलब कमाल का तर्क है। आप बनाना चाहते थे मुस्लिम मुख्यमंत्री, आपको जो सीट मिली है उसमें से सिर्फ एक मुसलमान को आपने टिकट दिया है, और गोद में उसके जाके बैठ गए हैं, गठबंधन उससे कर लिए हैं, जो ना एक एमपी का टिकट किसी मुसलमान को देता है, ना किसी एमएलए का टिकट मुसलमान को देता है। वाह चिराग जी, क्या गजब का आपका सिद्धांतवाद है। दरअसल ये लोग आरजेडी को फंसाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये जानते हैं कि अगर आरजेडी या महागठबंधन उप मुख्यमंत्री मुस्लिम घोषित करेगा तो यही सारे लोग पूरे बिहार में घूम घूम के हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे। यही लोग जो आज कह रहे हैं मुस्लिम उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया जा रहा है, यही जाकर हिंदुओं के बीच में कहेंगे कि देखिए वहां तो मुसलमान को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू खतरे में आ रहा है, और हिंदू वोट के पोलराइजेशन की कोशिश करेंगे। अभी ये लगे हुए हैं कि मुस्लिम वोट बट जाए, मुस्लिम वोट कुछ यहां चला जाए, कुछ वहां चला जाए। लेकिन सवाल यह है कि आपकी नीयत क्या है? आप किस मुसलमान को क्या बनाने वाले हैं? आप कैसे उस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर उसकी गोद में बैठे हुए हैं जो किसी मुसलमान को एक टिकट नहीं देती है, और उसके बाद आपको मुसलमानों की चिंता हो रही है। वक्फ बोर्ड कानून आता है और आप खामोश रहते हैं, एसआईआर पर आप खामोश रहते हैं, सीए एनआरसी आता है आप खामोश रहते हैं, और अब बिहार में चुनाव आया है तो आपको मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की चिंता हो रही है। बताने की जरूरत नहीं है कि इस चिंता के पीछे क्या है। देखिए, मैं कभी दावा नहीं करता और आज भी नहीं करूंगा कि बिहार में कौन चुनाव जीत रहा है। मेरे पास ऐसी टीम नहीं है सर्वे करने की कि 100-200 लोगों को बिहार में भेज दूं, या कम से कम 50 लोगों को भेज दूं जो हर जिले में, हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में, हर गांव में जाएं, लोगों से बात करें, फॉर्म भरवाएं और फिर एक सर्वे मेरे सामने ला के दे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन सवाल जरूर मेरे पास है, और मैं यहां पर सवाल खड़ा करने के लिए ही खड़ा हूं। और वो सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ एक आदमी, और प्रधानमंत्री एक 11 साल से सत्ता में बैठे हुए, अगर ये लोग अपना किया हुआ गिनवाने की जगह सिर्फ और सिर्फ पिछले शासन की कमियां निकालेंगे या निकालते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनता के बीच में
डर पैदा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके और बकवाद करके जनता से वोट लेने के अलावा ना इनके पास कोई वादा है ना कुछ। मोदी जी कह रहे हैं कि अब हम बिहार को समृद्ध बनाएंगे और अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन ही नहीं है कि वहां फैक्ट्री लगे। अगर फैक्ट्री नहीं लगेगी, अगर नया विकास नहीं होगा, तो आप बताइए समृद्ध कहां से बनेंगे? देश के सबसे समृद्ध प्रदेश कौन से हैं? तमिलनाडु से लेकर, केरल से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, गुजरात से लेकर जितने स्टेट हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और आप देखेंगे कि ये वही स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हैं, जहां पर प्रोडक्शन होता है। बिहार को इन लोगों ने लेबर सप्लायर स्टेट बना के रख दिया है। जो बिहार में पढ़ा लिखा पैसे वाले घर का लड़का होता है या गरीब घर का बच्चा भी पढ़ लिख जाता है, इंजीनियर बन जाता है, एमबीए कर लेता है, बड़ी डिग्री ले लेता है, वो भी मजबूर है दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने के लिए। और जो बिहार का मजदूर है, जो पढ़ाई नहीं कर पाता है, जिसके घर में इतनी गुर्बत है कि वो चाह कर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है, वो अपनी देह का श्रम बेचने के लिए बड़े शहरों का रुख करता है, जहां उसके साथ अपमान भी होता है, शोषण भी होता है, और तब जाकर महीने का 20,000 25,000 कमाता है, 10,000 में काम चलाता है और 10,000 घर भेजता है। यह बिहार की इकॉनमी को बना दिया गया है। बिहार में अंदर विकास हो, और मैं बता दूं हमेशा से बिहार ऐसा नहीं था। आजादी के बाद के आप इंडेक्सेस देखेंगे तो हमेशा से बिहार ऐसा नहीं था। बिहार में संभावना की कमी नहीं थी, बिहार में जमीन की कमी नहीं थी, बिहार में विकास के लिए रास्तों की कमी नहीं थी, लेकिन नहीं हुआ विकास। और नतीजा यह है कि आज बिहारी का मतलब हो जाता है कि मजदूर। ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल और बिहार, पूर्वांचल जहां का मैं रहने वाला हूं और बिहार, दोनों के हालात कमोबेश यही हैं कि हमारे इलाके में पढ़े लिखे लड़के लड़की भी बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं और अनपढ़ जो होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि अंदर कोई नौकरी नहीं। और उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। फालतू की बकवास है, एआई हब बनेगा, फला बनेगा, ढिमका बनेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। पिछले चुनाव के वादे देख लीजिए, ऐसे 20 वादे हुए होंगे और हुआ कुछ नहीं होगा। एआई हब बनेगा, कितने लोग उसमें नौकरी करेंगे? किसी आईटी कंपनी में, किसी एआई हब में कितने लोग नौकरी करेंगे? 50 लोग, 100 लोग? इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी दूर तब होती है जब कोई नई फैक्ट्री लगती है जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। फैक्ट्री के आसपास घर बनते हैं, दुकानें खुलती हैं जिससे फैक्ट्री के जो मजदूर हैं और जो बाकी लोग हैं वो सामान खरीदते हैं, नई बसाहट होती है। टाटा नगर जाकर देख आइए, ऐसे ही विकसित हुआ है। 100 साल पहले का टाटा नगर आप देखेंगे, टाटा नगर नाम की कोई जगह ही नहीं थी, आदिवासियों का इलाका था वो। वहां पर फैक्ट्री बनी, कंपनी बनी और उसके चलते एक नया शहर बस गया। आप जाकर वो शहर देखिए, झारखंड के दूसरे शहरों से आपको हर तरह से बेहतर लगता है। मुंबई इसलिए मुंबई बना क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज बनी, लेकिन यहां तो बातों की इंडस्ट्री है, गप्पों का मामला है। मोबाइल की लाइट जलवा के कहना है कि लालटेन की क्या जरूरत है, और उसके बाद जब लाइट चली जाए तो यहां वहां झांकना है। यह तो मोदी जी को पता ही नहीं होगा कि लाइट उस समय भी आई होगी उनके आने की वजह से, वरना हो सकता है वो भी उसके जाने का टाइम हो। बाकी तो बिहार में आप जानते हैं बिजली के आने का टाइम कम होता है, जाने का टाइम ज़्यादा होता है। और उन्हीं के तर्ज पर एक सवाल पूछ लूं कि लाइट है तो लालटेन की क्या ज़रूरत है? तो जब एक 35 साल 36 साल का युवा है तो फिर 70 साल के ऐसे बूढ़े व्यक्ति की क्या ज़रूरत है जिसकी मानसिक अवस्था के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है? अब ये तो मैं कह रहा हूं, बाकी फैसला तो बिहार के वोटर्स को ही करना है। जो फैसला होगा 14 नवंबर को आएगा, देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।